प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में एमए उत्तरार्ध संस्कृत विषय के साहित्य ग्रुप के प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का अध्यापन आगे कराऊंगा, क्योंकि इसका प्रारंभ मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं। और इसमें प्रथम उल्लास में मैंने आपको जैसा कि पहले कराया था, इसमें काव्य के प्रयोजन जो कारिका नंबर 2 थी वो आपको करा चुका हूँ, जो बहुत ही मुख्य कारिका थी। काव्य के प्रयोजन कि कवि काव्य रचना करता है तो उसके पीछे उसका प्रयोजन क्या होता है, अभिलाषा क्या होती, किस प्रयोजन से काव्य रचना करता है, काव्य की सृजना क्यों करता है। तो ये कारिका नंबर 2 थी, जो काव्यम तु यश्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते सद्य पर निर्वृत्ते कांता संमितयोपदेश युजे। ये कारिका थी कि कवि काव्य की सृजना करता है तो वो यश के लिए, काव्यम तो यश से यश प्राप्ति के लिए काव्य रचना करता है। दूसरा था अर्थकृते, अनेकों कवि धन प्राप्ति के लिए भी काव्य रचना करते हैं। और अधिकांशतः संसार को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए काव्य रचना होती है, तथा अमंगलों के विनाश के लिए, अमंगल निवारण के लिए भी काव्य रचना की जाती है। और सद्य पर निर्वृत्ते, दर्शक, श्रोता, पाठक तथा सहृदयों को शीघ्र ही परमानंद की प्राप्ति कराने के लिए काव्य की रचना होती है। और कांता सम्मित उपदेश योजे, कांता सम्मित उपदेश प्रदान, संसार को प्रदान करने के लिए काव्य की सृजना होती, काव्य की रचना होती। ये थे काव्य के प्रयोजन। उसके बाद मैंने कारिका नंबर 3 में आपको कराया था काव्य के हेतु। काव्य लिखने के पीछे हेतु क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, कि कवि ही काव्य रचना क्यों कर सकता है, बाकी हर व्यक्ति काव्य रचना क्यों नहीं कर सकता। तो काव्य हेतु जो कारिका नंबर 3 थी वो है शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। ये था कि कवि जो काव्य रचना करता है, उस जो काव्य उद्भूत होता है, उसके हृदय से निश्रित होता है, निकलता है, तो उसके पीछे कारण होते हैं शक्ति। सबसे पहले शक्ति अर्थात कवि प्रतिभा, कवि के हृदय में छिपी हुई वो कवि प्रतिभा है, जो उसका गुण, कवित्व का जो गुण है, कवित्व का बीज है, वो सबसे मुख्य कारण होता है उसका, काव्य का, जिसके कारण वो काव्य रचना करने के लिए विवश होता है, काव्य रचना के लिए वो उत्साहित होता है। और दूसरा निपुणता, लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात्, वो लोक मन संसार के प्रकृति से, पदार्थों से परस्पर संपर्क में आता है, उससे एहसास होता है विभिन्न भावों का। और अपने से पूर्व में लिखे हुए काव्यकारों के ग्रंथों के पठन से, अनुशीलन से उसमें निपुणता आती, तो काव्य के उद्भव का कारण होता है। और काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास तथा विभिन्न लक्षण ग्रंथ लिखने वाले काव्यकारों के द्वारा दिए गए और समालोचना ग्रंथ लिखने वाले काव्यकारों के द्वारा दिए गए उपदेशों के अनुसार कि काव्य किस तरह लिखा जाए, काव्य में क्या क्या दर्शाना चाहिए, क्या क्या नहीं दर्शाना चाहिए, काव्य की सीमाएं क्या होती हैं, तो उसके उपदेशों अनुसार, लक्षण ग्रंथों में बताए अनुसार कवि काव्य रचना करता है, तो वो भी उसके काव्य का उद्भव का कारण होता है, काव्य की श्रेष्ठता का कारण होता है। इति हेतुस्तदुद्भवे, ये काव्य के उद्भव के हेतु हैं। और उसके बाद मैंने आपको कराया था काव्य के लक्षण, कि किसे काव्य कहा जाए, किन शब्दार्थों को काव्य कहा जाए, कौन से वाक्य को काव्य कहें, किस रचना को काव्य कहें। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में लिखा है कि तद्दोषौ शब्दार्थौ स गुणवनलंकृति पुनः कवापि। तद्दोषौ, तत् अदोषौ, वे दोष रहित, शब्दार्थ शब्द और अर्थ, अर्थात वे दोष रहित शब्द और अर्थ, वे शब्द अर्थयुक्त शब्द, वे दोष रहित अर्थयुक्त शब्द जो सगुण गुणों से युक्त हों, जो माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि गुणों से युक्त हों। और अनलंकृति पुनः कवापि, इसका मतलब कहीं कहीं अलंकारों से युक्त नहीं भी हों, अर्थात
अलंकारों से युक्त हों, लेकिन कहीं यदि अलंकार नहीं भी हैं लेकिन उसके रस निष्पत्ति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो वो भी काव्य कहा जाएगा। तो इसलिए वे दोष रहित शब्द और अर्थ जो गुणों से युक्त हों और अलंकार से युक्त हो, लेकिन कहीं पर अलंकार नहीं भी हों तो भी काव्य कहे जाते हैं, लेकिन गुणों से युक्त हों और दोष रहित हों, ये कहा है। तो ये थे काव्य के लक्षण। उसके बाद मैंने आपको बताया था काव्य के भेद। आचार्य मम्मट ने काव्य के भेद कितने बताए, कितने प्रकार काव्य बताए। आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य का वर्णन इसमें काव्य प्रकाश में किया है, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अवर काव्य। उत्तम काव्य मैंने आपको पहले कराया हुआ है, इदम उत्तमम अतिशयिनी, इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाक्यात ध्वनि बुधई कथित। इससे पहले वीडियो में आपको कराया था कि उत्तम काव्य का कि इदम उत्तमम अतिशयिनी, यह उत्तम काव्य होता है जो कि अतिशयिनी जहाँ अधिक बढ़ा हुआ हो, व्यंग्य व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ माने वाच्यार्थ की अपेक्षा, जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक प्रतीयमान हो, अधिक बढ़ा हुआ हो, अधिक लाक्षणिक हो, तो वहाँ अधिक विलक्षण हो। जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक विलक्षण हो, अधिक प्रतीयमान हो, अधिक सुंदर हो, उभर कर सामने आ रहा हो, ध्वनित हो, तो उसको कवियों ने उत्तम काव्य कहा है और विद्वानों ने उसे ध्वनि काव्य कहा है। उसे ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है और वो उत्तम काव्य कहा जाता है जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक विलक्षण हो। ये था उत्तम काव्य। और अब जो इस वीडियो में आज मुख्य रूप से जो हम कराएंगे वो है मध्यम काव्य। मध्यम काव्य का वर्णन करते हुए आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में लिखा है कि एतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम तो मध्यमम, एतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम तो मध्यमम, अर्थात एतादृशी माने ऐसा नहीं होने पर, क्योंकि उत्तम काव्य में दर्शाया था कि जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक बढ़ा हुआ हो, अधिक विलक्षण हो, वो उत्तम काव्य। लेकिन अभी आया कि मध्यम काव्य जहाँ ऐसा नहीं हो, अर्थात जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक विलक्षण नहीं हो, अधिक बढ़ा हुआ नहीं हो, वहाँ अर्थात जहाँ वाच्यार्थ ही अधिक प्रतिमान हो रहा है, अधिक विलक्षण दिखाई दे रहा है, तो वो मध्यम काव्य कहा जाता है। एतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम तो मध्यमम, एतादृशी ऐसा नहीं होने पर वो गुणीभूत व्यंग्य, उसको विद्वानों ने कहा है वो मध्यम काव्य, उसे मध्यम काव्य कहेंगे और विद्वान उसे गुणीभूत व्यंग्य भी कहते हैं। उसी को गुणीभूत व्यंग्य कहा है और मध्यम काव्य कहा है जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक विलक्षण नहीं है। जैसा कि इसमें उदाहरण दिया है, वो दिया है ग्राम तरुणम तरुण्या नववंजुल मंजरी सनात्करम पश्यन्त्या भवती मुहुर्नित्राम मलिना मुखच्छाया। इसमें ये उदाहरण दिया है कि एक गांव की तरुणी, वो गांव के ही तरुण माने युवक को, गांव के युवक को देखकर जिस युवक के हाथ में नवीन अशोक की मंजरी थी या वेतस की मंजरी थी, हाथ में थी, तो उसको उसके हाथ में नवीन मंजरी को देख करके बहुत अधिक मलिना मुख छाया, उस युवती की मुख की छाया मलिन हो गई, बहुत अधिक शर्मा गई, मलिन हो गई, उदास हो गई। ये इसका अर्थ है। इसमें मुख्यार्थ ये है, वाच्यार्थ ये है कि ग्राम के युवक के हाथ में अशोक के नवीन मंजरी देख करके वे गांव की युवती के मुख की छाया बहुत अधिक मलिन हो गई, ये मुख्यार्थ है। जबकि कवि यहाँ व्यंग्यार्थ जो दिखाना चाह रहा था, व्यंग्यार्थ ये था कि उस गांव की युवती ने गांव के युवक से अशोक के पेड़ों के पास, अशोक के पेड़ों के नीचे, अशोक के लता मंडप में या वेतस लता मंडप में मिलने का वादा किया था, लेकिन वो वहाँ जा नहीं पाई। वह युवक वहाँ गया और उसका इंतज़ार करके वो लौट आया, लेकिन वहाँ से उसके मंजरी तोड़ कर लाया और वहाँ उसको वो दिखाने लगा उस युवती को, और उसने जब देखा तो वो उस लजा गई, शर्मा गई और उदास हो गई, अपनी गलती महसूस करने लगी कि उसने गलती की है। ये इसका व्यंग्यार्थ था।
लेकिन इस यहाँ पर व्यंग्यार्थ वो अधिक प्रतिमान नहीं हो पाया है, अधिक विलक्षण नहीं हो पाया है, अधिक उभर कर सामने नहीं आ पाया है। इसकी अपेक्षा यहाँ मुख्यार्थ ही अधिक विलक्षण है, वो अधिक सामने प्रकट हो रहा है, वही अधिक सामने दिखाई दे रहा है मुख्यार्थ, और व्यंग्यार्थ है वो सामने स्पष्ट होकर सामने प्रकट हो नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह मध्यम काव्य की श्रेणी में आता है, इसको गुणीभूत काव्य की श्रेणी में रखेंगे। अब अगले वीडियो में हम अवर काव्य के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।